Hey everyone, वेलकम बैक अगेन टू द जेई प्लैनेट। और आज हमारा परफेक्ट क्रैश कोर्स का डे नंबर 10 है, जिसमें बात करने वाले हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फेज 1 की। एंड यस, मॉडर्न फिजिक्स से हमने बहुत कुछ सीखा है और मॉडर्न फिजिक्स वाज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन, है ना। सवाल बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, इजी आते हैं, और कुछ कुछ चीज़ें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के तौर पे आपने मुझसे डिमांड की थी वो मैंने ऑलरेडी आपको करवाई है। लेकिन उसके अलावा भी मैं आपके लिए छोटा सा सरप्राइज लेकर आया हूँ। ऑलराइट, फिलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि डे 10 में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फेज 1 के बारे में बात कर रहे हैं, और ठीक इसी तरीके से कल की मुलाकात यानी कि डे 11 में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फेज 2, जिसमें मेजरली कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड सारी बातें करेंगे। ऑलराइट, सो आज का जो छोटा सा सरप्राइज है वो है आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेशन। आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेशन, तो ये आपको विजिबल होगा प्रॉपर्ली। सो दिस इज द प्लानर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्लानर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्लानर है, इसका प्रॉपर स्केड्यूल जो है वो आपके सामने है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप कह रहे थे कि सर बताइए कि कैसे कैसे चलेंगे। तो एक रफ आइडिया मैं आपको दे दूं कि यार ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, इसके बारे में कुछ खास बातें और भी हैं। वो क्या है? ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, ये वाले सारे सेशंस, ये यूट्यूब वाला शेड्यूल नहीं है। ये ऑल सेशंस जो हैं वो एक बेहतर इंटरफेसिंग के साथ, एक बेहतर प्रिपरेशन के साथ और लाइव डाउट सॉल्विंग के साथ आपको अवेलेबल होंगी अनअकैडमी ऐप पे। ऑल सेशंस ऑन अनअकैडमी ऐप, ठीक है, अनअकैडमी ऐप। और जो भी बच्चे हम में से केवल बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए भी ये सेशंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं यार। और इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता दूं। आप जब अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से या आईओएस से, सो कैटेगरी जो आपको चूज करनी है, बेशक आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन फिजिक्स के इन स्पेशल सेशंस को लेने के लिए जो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे यार आपके लिए, इन सेशंस के लिए जो कैटेगरी आपको चुननी है वो चुननी है आईआईटी जेईई। आईआईटी जेईई कैटेगरी चुननी है, और आपसे प्रोमो कोड पूछा जाएगा, जिसका इस्तेमाल करने के बाद, अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे पहले नहीं थे तो आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आपसे कोड पूछा जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन सभी लेक्चर्स को देख पाएंगे। आप बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी के ऐप पर सारे टेस्ट, सारे क्विजेस ले पाएंगे, ठीक है। सो कैटेगरी तो आईआईटी जेईई है, और इसके साथ जो हमारी कोड है, जो प्रोमो कोड आपको यूज करना है, वो प्रोमो कोड है फिजिक्स माया। प्रोमो कोड क्या है यार? PHYMAYA। याद होगा भाई, फिजिक्स की माया देखते हैं हम, सो इट इज फिजिक्स माया, ठीक है। सो PHYMAY, इसका इस्तेमाल करने के बाद आप इजीली सभी फीचर्स जो हैं उनको बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। सो 23 मार्च यानी कि आज मंगलवार के दिन 6:30 बजे से 8 बजे तक मैंने आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फेज 1 का सेशन लगाया है, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फेज 1 का सेशन है यार ये। मतलब जो पढ़ाई अभी हम कर रहे हैं, जो पढ़ाई अभी हम करने वाले हैं आज के फेज 1 में, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन जो है हमारा, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा यार हमारा, ठीक है। ऑलराइट, फिर हम क्या देखेंगे? 10:30 बजे से 12 बजे, यानी रात के 10:30 बजे से 12 बजे। अब मैंने ये सेशन क्यों लगाया है? क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि आप में से मैक्सिमम बच्चे पूरे पूरे दिन एक्टिवली अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते हैं, मगर अभी हमें आपकी एफिशिएंसी बढ़ानी है एक्सट्रीम टाइमिंग्स पे, यानी कि लेट नाइट भी और अर्ली मॉर्निंग भी, सो दैट दिन में आप अपनी एफिशिएंसी बनाएं और सुबह सुबह और देर रात को हम आपकी एफिशिएंसी बरकरार रखें। ऑलराइट, ऐसे ही यार 14-14, 16-16, 18-18 घंटे पढ़ने वाले बच्चे ही बहुत अच्छी रैंक लेकर आते हैं, लेकिन सिर्फ 14-16 या 18, मतलब इतने इतने नंबर ऑफ आवर्स, 18-18 घंटे आप पढ़ रहे हो, केवल किताबों को सामने खोलकर रखने से बात नहीं बनती यार। हमें बहुत एफिशिएंसी के साथ उन किताबों को पढ़ना होता है, सवाल बनाने होते हैं, रिवीजन करना होता है।
ऑलराइट। तो उस एफिशिएंसी को बनाने के लिए ये एक स्टार्टिंग पुश है हमारी तरफ से आपके लिए, जिससे सभी बच्चे देर रात को भी एफिशिएंसी दिखा पाएं। जब आप थक जाते हैं, जब आपको थकान होती है, तब हम आपके साथ बैठे रहें, आपको प्रॉब्लम्स करवाते रहें, जिससे आपकी हिम्मत और सब कुछ पूरा का पूरा टेम्परामेंट जो है वो भी बना रहे, ठीक है ना। तो इसीलिए इन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस को लेकर चलना साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आप देख पा रहे होंगे 24 मार्च यानी कि बुधवार के दिन, कल वेडनेसडे को मैंने 4 बजे से 7:30 बजे तक मास्टर स्ट्रोक सेशन ऑन EM वेव्स करवाया है। कुछ बच्चे मुझसे ये भी कह रहे थे कि सर ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इन्हें तो आप एक्स्ट्रा सेशंस में बस उड़ाते जाइए, क्योंकि पता है यार बोर्ड में भी सवाल आना है, जेई में भी एक सवाल पक्का है। तो जब एक सवाल पक्का है और 3 घंटे में एक सवाल आना पक्का है और तुमसे हो जाएगा, ये बात भी पक्की करनी है यार। तो बस इसीलिए इसी सोच के साथ और आप लोगों की रिक्वेस्ट में मैंने 4 बजे से 7:30 बजे एक ही 3-3.5 घंटे के सेशन में EM वेव्स पढ़ाना भी है। उसका 1 शॉट रूपी जो सेशन होगा वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, और उससे एसोसिएटेड जितने प्रीवियस ईयर नीट या जेई के सवाल आए हैं उसको भी हम डील कर लेंगे, सो दैट हम टॉपिक को कंप्लीटली पैक ही कर दें। कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट पैकेजिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है, कंप्लीट पैकेज। और क्या बोल सकते हैं आप भाई, ये शेड्यूल अपने पास ध्यान से संभाल के रखना। फिर मैंने 8 बजे से लेकर 12 बजे तक मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड कैपेसिटर्स लगाया। आप देख सकते हैं कि इतने सारे घंटे हम लोग साथ में पढ़ने वाले हैं, इतनी सारी देर मैं आपको प्रॉब्लम सिखाने वाला हूँ, प्रॉब्लम्स। तो आज जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फेज 1 में काम कर रहे हैं वही हम किस में करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फेज 2 में भी करेंगे, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। कल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फेज 2 में हम कैपेसिटर्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। फिर देखिए 25 मार्च को थर्सडे वाले दिन मास्टर स्ट्रोक सेशन मैंने रखा है आरसी सर्किट में। ये भी 2 घंटे का सेशन रखा है आरसी सर्किट्स में, मास्टर स्ट्रोक सेशन। अब आरसी सर्किट क्या है, थोड़ा बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं। प्रॉपरली करंट इलेक्ट्रिसिटी को शुरू करने से पहले मैंने आरसी सर्किट्स आपको दे दिया है, और ये तो प्लानर है हमारे प्रैक्टिस सेशन का। ये क्या है, प्लानर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। और यूट्यूब का प्लानर जो है वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, वो आपको जेई प्लानट से भी मिल सकता है, ठीक है। और वही आपको जो है जो वीडियो है फिजिक्स प्लानर करके मैंने एक वीडियो लॉन्च की थी, उसमें आपको पूरा का पूरा प्लानर मिल सकता है। इसी के साथ सैटरडे वाला दिन 27 मार्च, सैटरडे वाला दिन जो है उसमें मैंने आपके बहुत सारे स्लॉट्स रखे हैं। एसी की बच्चों ने गुजारिश की थी, सेमीकंडक्टर्स की थी, वो मैंने करवा दिया। वेव ऑप्टिक्स के बच्चों ने किए थे, तो देखो ज़रा मैंने 4 घंटे का सेशन रखा है सैटरडे वाले दिन, 100 प्रॉब्लम शॉर्ट ऑन ऑप्टिक्स। लगभग 50 प्रॉब्लम्स हम रे ऑप्टिक्स पे और 50 प्रॉब्लम्स वेव ऑप्टिक्स पे करेंगे। यानी ये 100 प्रॉब्लम्स करने के बाद एग्जाम में आया हुआ सवाल आपसे पक्का होगा। आपको बस करना क्या है, उससे पहले पढ़ाई हुई चीज़ों को पूरा कंप्लीट करके रखना है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे, बन जाएगी यार बात, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स ऑन वर्क एनर्जी पावर, यानी कि 12th के सभी जब मेजर टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद मैंने वर्क एनर्जी पावर पे भी सवाल रखे हैं। यानी कि 11th वाले ट्रैक पे फोकस करना शुरू कर देंगे। तो आप में से मैक्सिमम बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर 11th भी तो कराइए, तो मैंने किया क्या है, 28 संडे और 29 मंडे, इन 2 दिनों में होली है यार, जिन्हें आप कहते हो छोटी होली और बड़ी होली, है ना, जिसमें खेलते हैं। सो होली से पहले पहले ही हमने 12th के मेजर काफ़ी सेक्शंस को कंप्लीट किया है, लेकिन 11th के सेक्शंस को भी शुरू कर दिया है। मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन जो है वो भी आपको मिल जाएगा, और मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स जो वर्क एनर्जी पावर पे हैं वो भी आपको होली से पहले मिल जाएंगी। 2 दिन की मिलेगी छुट्टी होली की, और उसमें आप सभी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, रिकैप करेंगे, कंप्लीटली पैक करेंगे। जब आप पैक कर चुके होंगे तो उसके बाद वापस से हम हथियार उठाएंगे ट्यूसडे वाले दिन को, और उसके बाद ज़ोरों शोरों से पढ़ाई करते रहेंगे क्रैश कोर्स में, जैसे सुबह करते ही आ रहे हैं। और लेट इवनिंग आवर्स में क्या करेंगे हम यार, लेट इवनिंग आवर्स में हम लोग प्रैक्टिस सेशन करते रहेंगे, ठीक है। सो आज के बाद जो हमारा क्रैश का टाइमिंग है फिजिक्स का, हम उसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। आज तो अभी हम इस समय पे मिल रहे हैं, लेकिन क्रैश कोर्स का जो न्यू टाइमिंग है वो मैं एक फिक्स टाइम करना चाहता हूं, ताकि आप सभी बच्चों को पता रहे कि आगे चलना कैसे है। तो उस फिक्स टाइम को हम सुबह 8 बजे लाइव सेशंस का कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समय 8 बजे सवेरे लाइव सेशन का, ठीक है। सो इसमें फिजिक्स लाइव क्रैश कोर्स, फिजिक्स क्रैश कोर्स में हम लाइव कर रहे हैं, एंड दीज लाइव सेशन एवरी डे
थोड़ा सा टाइमिंग में चेंज किया है हमने, क्योंकि बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर इस हिसाब से मैनेज नहीं हो पाता और वन शॉट वीडियोस देखने में टाइम भी लगता है थोड़ा सा। सो लाइव सेशन एवरी डे 8 AM, 8 AM, हॉलीडे संडे, संडे इज हॉलीडे, संडे इज फन डे है ना, तो संडे क्या है हमारा, हॉलीडे है, हॉलीडे या ब्रेक, प्रिपरेटरी लीव, ठीक है ना। तो हॉलीडे में हमको अभी बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं करना, थोड़ा सा रिलैक्स ज़रूर करना है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा हमें हमारी प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं यार आज का सेशन। सेशन शुरू करने से पहले जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि भाई ये सेशंस आपके जेई फिजिक्स के लिए, नीट फिजिक्स के लिए, केवीपीवाई ओलंपियाड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी आईआईटी जैम के स्टूडेंट्स को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ही गाइड कर चुका हूं, ये सारी बातें आप ऑलरेडी जानते हैं, फेमिलियर हैं। ये रहा हमारा जेई प्लैनेट का टेलीग्राम लिंक। इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करने से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे लैंड हो जाएंगे, जहां पर आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, जहां पे आपको हॉट शॉट नोट्स मिलेंगे यार, और यहीं पर आपको डीपीपीज भी मिलना शुरू हो जाएंगी। यहीं पर आपको क्या मिलना शुरू हो जाएंगी यार, डीपीपीज सून। डीपीपीज जो है वो बहुत जल्दी से मिलना आपको शुरू हो जाएंगी, जब आप थोड़ा सा कोर्स को लेकर और रिदम में आ जाओगे और हमें लगेगा कि भाई आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ इतनी सारे कंटेंट के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए समय भी निकाल पा रहे हो। लेकिन वो अप्रैल के स्टार्टिंग उसमें करेंगे, ठीक है। जेई के अगले अटेम्प्ट से पहले, जेई के अगले अटेम्प्ट से पहले यार आपको एक हफ्ते का मॉक टेस्ट सीरीज देने की भी हम प्लान कर रहे हैं, जिससे आप हमारे साथ साथ यहीं पर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही आप सवाल बनाया करेंगे, तीनों सब्जेक्ट के एक साथ बैक टू बैक, ठीक है जी। तो उसको भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे, ठीक है। फिलहाल हमारा बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट पे जो प्लस बैच लॉन्च हो रहा है, उसकी वैसे 23 की एक डेट होने वाली थी, क्योंकि 11th से जो बच्चे 12th में जा रहे हैं उन मैक्सिमम बच्चों के एग्ज़ाम जो हैं वो इस महीने के एंड में ख़त्म हो रहे हैं। इसीलिए ताकि कोई भी बच्चा बेनिफिट लेने से ना चूके, किसी का बैकलॉग ना हो, इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने कहा कि यार 14 अप्रैल के आसपास हमको ये बैच लॉन्च करना चाहिए, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये बात पहुँचा दो, डेट नोट कर लो, 14 अप्रैल को बैच लॉन्च होगा, एम जेई 2022, एम जेई 2022, जिसमें जेई मेन और जेई एडवांस 2022 के लिए सारी प्रिपरेशन करवाई जाएगी बॉस, ठीक है। सो ऑलराइट, ये प्लस बैच के अलावा, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के अलावा और जो फ्री कोर्सेज आप अवेल कर रहे हैं, इसके अलावा भी अनअकैडमी दो बहुत अच्छे अलग अलग प्रोग्राम्स ऑफर करता है, जिसमें एक अनअकैडमी प्लस प्रोग्राम है और दूसरा आइकॉनिक है, जिसके इंडिविजुअल बेनिफिट्स आपके सामने ऑलरेडी हैं और इनके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लस और आइकॉनिक की जो सब्सक्रिप्शंस हैं उसके बारे में भी डिटेल आपको दी है मैंने। इसके ऊपर भी अगर आप बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट लेना चाहते हैं या स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं, तो आपको यूसैट यानी कि अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट अपीयर करना चाहिए। एंड उसके अलावा अगर आप PHY MAY यानी फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो भी रेगुलरिटी अपनी एश्योर करते हैं, तो भी आपको कुछ बेनिफिट्स अवेल हो जाते हैं। चलिए वापस आते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फेज 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फेज 1 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फेज 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये चीजें देखने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। सो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फेज 1 है यार, इसमें कई सारी चीजें पढ़ने वाली हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे यार यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, ठीक है ना। कूलम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे यार इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इनके बारे में एक एक करके हम सारी चीजों को रिव्यू करेंगे और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम्स लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि अपने आप में एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करनी है। फिर किसके बारे में बात करनी है यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज EPE, EPE। फिर किसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जिसे आप V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी EPE या U से डिनोट की जाती है यार, ठीक है, U से।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से। फिर हम बात करेंगे यार इलेक्ट्रिक डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। एंड आफ्टर दैट last but certainly not the least, and that is one of the most important parts of this chapter, that is Gauss theorem, Gauss theorem। ठीक है जी, तो इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करनी है हमें, डिटेल में चर्चा करनी है हमें। ऑल राइट, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल और गॉस थ्योरम, ये सारी चीजें कवर करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फेज 1 में। और हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फेज 2 होगा बेटा, जो हम कल की मुलाकात में टारगेट कर रहे हैं, सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे। सो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फेज 2 है। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फेज 2 है। और उसमें पढ़ेंगे क्या? उसमें पढ़ेंगे कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, इसका करेंगे इस्तेमाल। ठीक है भाई। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फेज 2 में कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फेज 1 में इतनी सारी और बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है हमारा? सबसे पहला पार्ट है कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। तो भाई अगर आप बात करें कूलम्स लॉ की, तो कह क्या पाएंगे हम? ये कह पाएंगे कि कूलम्स लॉ एग्जैक्टली है क्या? जिस तरीके से दो मासेस के बीच का फोर्स निकालने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का आप इस्तेमाल करते हो, ठीक उसी तरीके से दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकालने के लिए आप कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। बट येस, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ये पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। एंड फॉर स्फेरिकल बॉडीज, एंड फॉर स्फेरिकल बॉडीज आउटसाइड देम, स्फेरिकल बॉडीज जिनके आप बाहर खड़े हों, यानी दोनों चार्जेस एक दूसरे के बाहर यदि खड़े होंगे, यदि दोनों चार्जेस एक दूसरे के बाहर खड़े होंगे, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए कूलम्स लॉ का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। तो आपने कहा कि सर देखो, यहां पे एक पॉइंट चार्ज है Q1, यहां पे दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, दोनों के बीच की दूरी है d, और इनका मीडियम क्या है यार? वैक्यूम। इनके बीच का जो रीजन है उसमें क्या है? वैक्यूम है। तो आपने कहा कि यहां पे जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो K mod Q1 mod Q2 बाय d स्क्वायर होगा, d स्क्वायर होगा। दैट कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज mod Q1 mod Q2 बाय d स्क्वायर, mod Q1 mod Q2 बाय d स्क्वायर। ये रहा केस 1, ये रहा केस 1। जब आप चर्चा किसकी कर रहे हो? जब आप चर्चा कर रहे हो दो चार्जेस के बीच के रीजन में वैक्यूम की। ठीक है, दो चार्जेस के बीच के रीजन में वैक्यूम की। केस 2 देखते हैं क्या होगा। यदि आपको ये कहा गया हो कि दोनों के बीच में मीडियम है, दोनों किसी एक मीडियम में पड़े हैं, दूरी d ही है, दोनों जिस मीडियम में पड़े हैं उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो एप्सिलॉन r है। क्या है एप्सिलॉन r बेटा? एप्सिलॉन r है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका एक नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, या दूसरा नाम होता है बेटा इसका रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है। और रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के लिए दो बातें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात ये कि सर वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 के बराबर होती है, और मेटल या कंडक्टर के अंदर अगर आप बात करो तो एप्सिलॉन r टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है, एप्सिलॉन r टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है यार। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम फोर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो फोर्स क्या होगा, यहाँ पर फोर्स हो जाएगा F इन मीडियम विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m mod Q1 mod Q2 बाई d स्क्वायर। लेकिन सर मुद्दा ये है कि मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता होता है, मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जनरली एग्जामिनर अपने को नहीं देता। तो कोई बात नहीं, इसे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये अल्टीमेटली फोर्स इन वैक्यूम, जो फोर्स इन वैक्यूम आपने निकाला है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, डिवाइडेड में कर देंगे एप्सिलॉन r, डिवाइडेड में कर देंगे एप्सिलॉन r। और इसमें खास बात ये है बेटा कि यहाँ जो
यहाँ जो k की वैल्यू होती है ना, वो होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना यार, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। और क्योंकि ये k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जिसमें से 4 और पाई यूनिटलेस डायमेंशनलेस हैं, तो बेटा जो k की यूनिट होगी वही एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होगी। तो ये हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगी? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है मामला? तो ये देखिए, ये रही एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और वो रही के, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू। दोनों वैल्यूज बड़ी सिंपल है, जिनका इस्तेमाल करके, इस के की वैल्यू का इस्तेमाल करके आप फटाफट से फोर्स एंड वैक्यूम निकाल सकते हैं। और यदि मीडियम दे रखा हो तो उसी फोर्स एंड वैक्यूम को मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करिए और देखिए क्या मिल गया, फोर्स इन मीडियम मिल गया, है ना? क्लियर है मामला? और क्या बात कर सकते हैं सर? इसी में अगर आप दो केसेस और देखना चाहें तो आप ये बोलेंगे केस 3 में देखिए क्या होगा। केस 3 में आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। अब देखो एक शॉर्टकट बेटा, Q1 और Q2 और दोनों के बीच में ये d दूरी है, ठीक है? शॉर्टकट देखिएगा क्या है भाई, जितना करवाया जा रहा है सारी कहानी उसी में से आने वाली है, इसीलिए नज़रअंदाज नहीं करना। क्लासरूम में यानी कि परफेक्ट क्रैश कोर्स के लेक्चर्स को और इसके बाद होने वाली प्रॉब्लम सॉल्विंग को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना। जो सवाल देखोगे वो इसी में से या इसके जैसे ही उठ के आएंगे और आप जेईई मेन फोड़ कराओगे यार, ठीक है ना? सो देखो क्या होगा, ये किसी आर्बिट्ररी टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है? एप्सिलॉन आर है। तो आप बोलेंगे कि यहां पर जो हमारा फोर्स निकल कर आएगा, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू के मॉड Q1 मॉड Q2 डिवाइडेड में बेटा जो d स्क्वायर आना है ना, उसका आप इक्विवेलेंट डिस्टेंस लिखेंगे। देखो कैसे बोलेंगे सर, टोटल वैक्यूम में दूरी कितनी है? d। टोटल वैक्यूम में दूरी हुआ करती थी d, जिसमें से आपने t थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, तो वैक्यूम की दूरी कितनी बची? d माइनस टी। लेकिन सर जो आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला उसका आप ये कह सकते हो कि वहां वैक्यूम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां दूरी ही नहीं है। अरे कुछ तो है। तो आपको उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैक्यूम इक्विवेलेंट यहां रखना होगा। और देखो कैसे रखते हैं। आप कहोगे कि सर डी में से टी हटा दिया, लेकिन उसका इक्विवेलेंट जोड़ेंगे भी तो सही। इक्विवेलेंट होता है थिकनेस बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, थिकनेस बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इस पूरे का कर देंगे क्या? स्क्वायर। इस पूरे का कर देंगे स्क्वायर। बात समझ में आ गई है क्या? मुझे लगता है फंडा क्लियर हो गया होगा। और माइंड इट, अगर आप ये कहें कि बीच में जो स्लैब रखा है वो मेटल है या वो कंडक्टर है, तो बेटा कंडक्टर और मेटल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू इन्फिनिटी डाल देंगे। और यदि कंडक्टर और मेटल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू इन्फिनिटी डाल देंगे तो ये 1/∞ हो जाएगी। ये वाली टर्म 1/∞ हो जाएगी ना? बात समझ में आ रही है? सो इस हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ एक डेरिवेशन आपको सिखाने की ज़रूरत है। डेरिवेशन क्या है ज़रा ध्यान से देखना। मुझे लगता है मैंने कैपेसिटर वाला इक्विवेलेंट थिकनेस लिख दिया है, तो एक बार मैं आपको बताना भी चाहूँगा जिससे आप भी बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। आप ये कह सकते हैं कि सर ये Q1 है, आप ये कह सकते हैं ये Q2 है, दोनों के बीच की दूरी dv है, वैक्यूम है। और आप ये कहना चाहते हो कि इनके बीच का फोर्स क्या होगा? इनके बीच का फोर्स ये होगा कि भाई जो फोर्स है F नेट FV दैट विल बी इक्वल टू K मॉड Q1 मॉड Q2 बाई dv का स्क्वायर, ठीक है? और जब आप यही बात मीडियम में करना चाहोगे तो मीडियम के लिए आप बोल दोगे कि यार ये रहा Q1, ये रहा Q2, दोनों के बीच की दूरी है dm, और तब आप कहेंगे कि शेयर जो फोर्स इन मीडियम होगा दैट विल बी K मॉड Q1 मॉड Q2 बाय dm का स्क्वायर, ठीक है? dm का स्क्वायर। देखो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। आप बोलेंगे फॉर यदि आप ये चाहते हैं कि फोर्स इन वैक्यूम फोर्स इन मीडियम के बराबर हो जाए तो आप बोलोगे K मॉड Q1 मॉड Q2, लेकिन सर यदि आप मीडियम में फोर्स निकाल रहे थे तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर से डिवाइड भी होगा। तो आप कह सकते हैं इट इज K मॉड Q1 मॉड Q2 बाई dv स्क्वायर वैक्यूम वाला दैट विल बी इक्वल टू K मॉड Q1
K mod Q1 mod Q2 बाय dm² और साथ में एप्सिलॉन r भी है। चीज़ों को देखो कैंसिल आउट करके क्या मिला, dv² विल बी इक्वल टू dm² एंड इट इज एप्सिलॉन r, यानी कि बेटा dv की वैल्यू हो जाएगी dm अंडर रूट में एप्सिलॉन r, dm अंडर रूट में एप्सिलॉन r। इसका मतलब अभी जो मैंने ऊपर लिख दिया था बेटा वो कैपेसिटर की इक्विवेलेंट दूरी थी। एक्चुअली फोर्स के लिए इक्विवेलेंट डिस्टेंस जो है वो ऐसे निकलता है, तो हम ये बोल पाएंगे शेयर। एक बार फिर से देखेंगे, कोई बात नहीं। नेट फोर्स जो होगा वो कैसे निकलेगा सर, वो निकलेगा K mod Q1 mod Q2 एंड इन द डिनोमिनेटर आप बोलेंगे टोटल वैक्यूम वाली दूरी का स्क्वायर। अब टोटल वैक्यूम वाली दूरी कितनी होगी, एक तो पूरी दूरी थी d, उसमें से उड़ा दिया t, मगर जो आपको इक्विवेलेंट मैंने समझाया था ना, इक्विवेलेंट डिस्टेंस ऐड करना है, वो कौन सा करना है, वो इक्विवेलेंट डिस्टेंस होगा बेटा मीडियम की दूरी अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन r, मीडियम की दूरी अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन r, यानी कि आप बोलेंगे t अंडर रूट में एप्सिलॉन r, t अंडर रूट में एप्सिलॉन r। और देखिए ये निकल कर आ गया हमारा जवाब। इसमें अगर आपने बीच में कंडक्टिंग स्लैब रखा होता, यदि आपने बीच में कंडक्टिंग स्लैब रखा होता तो एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई होती बेटा, इनफाइनाइट निकल कर आ गई होती, जो हमने यहां पर सीखी भी थी। तो एक बार देख लीजिए, मगर जो बीच में और एक बताया था ना t बाय एप्सिलॉन r, t बाय एप्सिलॉन r, उसको भी भूलना नहीं है। वो कैपेसिटर में याद आएगा, कल बताऊंगा। वो कैपेसिटर के लिए फंडा आएगा, कल बताऊंगा क्यों। ये किसके लिए फंडा आया, फोर्स के लिए फंडा आया। तो तुम दोनों याद रखो यार, अभी इसी बहाने उस पर भी नजर पड़ गई, ठीक है ना। चलो बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे, और अब बात करते हैं केस 4 की। बीच बीच में वीडियो को पॉज करके वीडियो को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे चीजों को, ठीक है, हो गया होगा। बात करते हैं केस 4 की। अब क्या है इसमें, ये रहा बेटा Q1 चार्ज, ये रहा बेटा Q2 चार्ज, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, d है। और यहां पे आपने एक स्लैब लगाया है, मगर ये स्लैब जो है ये मेटल या कंडक्टर का बना है, दैट्स अ मेटल और कंडक्टर, ये मेटल और कंडक्टर का बना हुआ है। बात समझ में आ गई, मेटल या कंडक्टर का बना हुआ है। तो ऐसी सूरत में आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि यहां पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो सर आपने सिखाया है वो ये है कि नेट फोर्स जो होना चाहिए वो होना चाहिए K mod Q1 mod Q2 बाय d माइनस टी। ये देखिए थिकनेस कितनी है भाई, इसकी थिकनेस ले लेते हैं ये वाली t, ठीक है ना, t थिकनेस ले लेते हैं। तो हमने कहा d माइनस टी मगर प्लस टी अंडर रूट एप्सिलॉन r, मगर प्लस टी अंडर रूट एप्सिलॉन r, और इस पूरे का स्क्वायर। आप ये भी कहेंगे मेटल के लिए या कंडक्टर के लिए ये एप्सिलॉन r कितना हो जाएगा बेटा, मेटल या कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन r इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी टर्म कितनी निकल कर आ जाएगी, ये पूरी की पूरी टर्म 0 निकल कर आ जाएगी, पूरी की पूरी टर्म 0 निकल कर आ जाएगी। और इसी को कहा जाता है फंडा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। मतलब आप ये बोलते हैं कि कंडक्टर के अंदर की दुनिया कंडक्टर के बाहर की दुनिया से इंडिपेंडेंट रहेगी, क्योंकि कंडक्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की प्रॉपर्टी शो करते हैं। कंडक्टर के अंदर का चार्ज, कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के बाहर के रीजन को इफेक्ट नहीं करेगी, कंडक्टर के बाहर का चार्ज, कंडक्टर के बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर के रीजन को इफेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये भी होगा ही कि कंडक्टर, ये जो कंडक्टिंग स्लैब है बेटा, इसका लेफ्ट वाला चार्ज इसके राइट वाले चार्ज से और इसका राइट वाला चार्ज इसके लेफ्ट वाले चार्ज से इंटरैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसने बीच में खड़ा होकर एक शील्ड की तरह सर्व कर दिया है, एक शील्ड की तरह सर्व कर दिया है। और इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बात समझ में आ गई। तो जब आपसे फोर्स पूछेगा तो बेटा वो इतने तरीके से पूछेगा, देखिए केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ठीक है। केस 5 एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप देखें, एक और सवाल थोड़ा सा बहुत कॉमन है। केस 5 आपको करना क्या है, आपसे पूछेगा कि यार ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड है, ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड है। इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड के ऊपर चार्ज है कैपिटल Q, लेंथ है कैपिटल L, ये है इसका एंड A, ये है इसका एंड B। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी L है बेटा, और इस एंड से R0 दूरी अपार्ट देयर इज अनदर पॉइंट चार्ज Q।
देयर इज अनदर पॉइंट चार्ज क्यू नॉट बोल देते हैं यार, दूसरा पॉइंट चार्ज क्या है, क्यू नॉट है। आपसे कह रहा है दोनों के बीच में फोर्स बताओ, ठीक है। तो देखो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे यदि तो ये दोनों पॉइंट चार्जेस होते, यदि तो ये दोनों पॉइंट चार्जेस होते, भाई तरीका नंबर 1 हो सकता है इंटीग्रेशन। वे वन क्या है, इंटीग्रेशन, वे वन इंटीग्रेशन, वे टू शॉर्टकट, शॉर्टकट। और मैं तो आपको यार टेक्निक बताऊंगा ना अभी, ठीक है ना, शॉर्टकट अप्रोच। तो वे वन क्या है, इंटीग्रेशन अप्रोच। एलिमेंट लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, एलिमेंट लेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन अप्रोच ये स्टैंडर्ड अप्रोच है बेटा। लेकिन अगर एग्जाम में तुम्हारे आगे आएगी तो तुम इतना थोड़ी करोगे, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या करना है, शॉर्टकट लगाना भी आना चाहिए। आप देखिए क्या कहेंगे, आप बोलेंगे कि यहां पर हियर जो भी फोर्स होगा वो होना चाहिए यार k मॉड q1 मॉड q2 बाय आर स्क्वायर, k मॉड q1 मॉड q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि सर ये जो r है ना, ये जो r है ना, इसकी पावर 2 आ रही है और ये पल पल वेरी कर रहा है। ये k q1 q2 बाय डी स्क्वायर जिसे आप कहते हो, तो आप बोलोगे कि सर पॉइंट चार्ज से रॉड के बीच की दूरी हर जगह वेरी कर रही है। पॉइंट चार्ज से रॉड की मिनिमम दूरी बेटा आर नॉट है और पॉइंट चार्ज से रॉड के दूसरे एंड की मैक्सिमम दूरी आर नॉट प्लस एल है। तो आप बोलेंगे कि इस डी को दो हिस्सों में तोड़ लीजिए, डी इंटू डी, एक डी को डालिए बेटा मिनिमम वैल्यू और एक डी को डालिए बेटा मैक्सिमम वैल्यू। एक डी को डाल दीजिए मिनिमम और एक डी को डाल दीजिए मैक्सिमम। तो आपने कहा यह आ जाएगा के मॉड क्यू नॉट बाय दोनों के बीच की मिनिमम दूरी बेटा आर नॉट है और मैक्सिमम दूरी बेटा आर नॉट प्लस एल है। चेक कर लेना, जहां भी आपने पढ़ा हो, जिस किताब से भी सॉल्व करा हो, जहां से भी सीखी हो ये बात, इंटीग्रेट करने के बाद तुम लोग भी वही जवाब निकालते हो जो मैंने एक क्षण में एक स्टेप में निकाल कर बता दिया है। तो इस परफेक्ट क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको फिजिक्स सीखने के साथ साथ फिजिक्स की टिप्स एंड ट्रिक्स और टेक्निक्स भी सीखनी चाहिए, जो ना केवल एग्जाम में सरलता से क्वेश्चंस करवा दे, आपका टाइम बचाए, बल्कि आपकी एक्यूरेसी को भी एक लेवल और ऊपर लेकर चले, ठीक है ना। सो इस हिसाब से देखिए बड़े सारे केसेस हमने देखे किसके, कूलम्स लॉ के बाद, कूलम्स लॉ के बारे में। सो यहां हमने कूलम्स लॉ के बारे में बहुत सारी चर्चा की। अब बात कर लेते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है। तो क्या करेंगे यार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं सर। सबसे पहली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो अपने आप में एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है यार। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर से डिनोट होता है, जो अपने आप में एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसके बारे में दो बातें पता करनी है अपने को, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर किसी पॉइंट चार्ज Q नॉट की वजह से हो, जिसे आप क्या कहेंगे बेटा, सोर्स चार्ज कहेंगे, जिसे आप सोर्स चार्ज कहेंगे, इसकी वजह से किसी डी दूरी अपार्ट, इसकी वजह से किसी डी दूरी अपार्ट देयर इज अ पॉइंट P, यहां पॉइंट P है बेटा। इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम देखना चाहते हैं, वो हम देखना चाहते हैं यार। तो देखिए कैसे देख पाएंगे, हम बोलेंगे कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे होगा उसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू K मॉड Q नॉट बाई डी स्क्वायर, K मॉड Q नॉट बाई डी स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए ध्यान रखना, यदि Q नॉट पॉजिटिव है तो आप बोलेंगे अवे फ्रॉम द चार्ज। यदि Q नॉट पॉजिटिव है तो डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। और यदि Q नॉट नेगेटिव है, यदि आपका Q नॉट नेगेटिव हुआ तो आप बोलेंगे कि सर यहां पेन रख दीजिए, अगर आपका Q नॉट पॉजिटिव है तो धकेल देगा, फील्ड को अपने से दूर देगा, नेगेटिव है तो खींच लेगा, अपने करीब लेगा। सो इट इज टुवर्ड्स द चार्ज। क्या बोल पाएंगे बेटा, टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ, इट इज टुवर्ड्स द चार्ज। क्लियर है मैं क्या मामला। सो अवे फ्रॉम द चार्ज एंड टुवर्ड्स द चार्ज, ऐसे हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट। सो ये बात है किसकी, ये बात है एक पॉइंट चार्ज की वजह से। फॉर एन नंबर ऑफ चार्जेस आप कहेंगे ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा देते हैं यार। ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस
हम बोल देंगे कि भाई ऐसा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी भी पॉइंट पर आएगा, ई पी पॉइंट पे आ रहा है नेट, आप कहेंगे वो ई पी पॉइंट पे आने वाला वेक्टर पहले वाले चार्ज की वजह से, पी पॉइंट पे आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दूसरे वाले की वजह से, और इवेंचुअली पी पॉइंट पे आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर nth की वजह से, n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से, ठीक है ना। तो सभी की वजह से लगने वाले इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड की, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि वेक्टर सम करेंगे यार तो निकल कर आ जाएगा हमारा क्या, निकल कर आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में अगर चंद बातें और करने की कोशिश की जाए तो देखो आप क्या कह सकते हो, अपने आप में किस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है, दैट वी ऑलरेडी नो, इट्स अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहने के साथ साथ इसकी एसआई यूनिट भी जान ली जाए यार। इसकी जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट वो होती है न्यूटन पर कूलम्ब और वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर। डायमेंशन निकालने की कोशिश करोगे देखो तो क्या बोलोगे, न्यूटन की डायमेंशन mlt-2 और कूलम्ब की डायमेंशन बेटा डिनोमिनेटर में ये हो गई 80, यानी कि ये निकल कर आ जाएगी, दैट इज ये निकल कर क्या आ जाएगी, ये निकल कर आ जाएगी ml a-1 t-3, ml a-1 t-3। ये डायमेंशन निकल कर आ गई है किसकी, ये डायमेंशन आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। बात क्लियर है, बात हमको समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो दिस इज द थिंग जो हमें एक पॉइंट चार्ज की वजह से या सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से ध्यान रखना चाहिए, क्या निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, ठीक है। क्विक रिकैप हो गया होगा, बाकी की बातें सवालों के साथ करेंगे कब, शाम की मुलाकात में 6:30, ठीक। इस पे बेस सवाल देखेंगे कैसे कैसे सवाल बनते हैं यार। यूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को खत्म करने में ना पूरा महीना निकल जाता है, ठीक है, काफ़ी सारे मॉडल्स बनते हैं, लेकिन आज की प्रॉब्लम सॉल्विंग और कल की प्रॉब्लम सॉल्विंग मिला के जो शेड्यूल मैं आपको दे चुका हूं लेक्चर की बिल्कुल शुरुआत में, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम उन सवालों को बनाने की कोशिश करेंगे जिनके एग्जाम में आने की संभावना भी है और हमसे बनने के चांसेस भी पॉजिटिवली विद ज़्यादा एक्यूरेसी है, ठीक है ना। चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे और अब बात करते हैं किसकी, अब बात कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या यू, आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं, आप बोलेंगे कि दो चार्जेस हैं यार अपने पास, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी है d, ठीक है। सो आप बोलेंगे शेयर इनके बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस नहीं चाहिए जैसे अभी तक मॉड्यूलस चाहिए था। आप सीधा बोलेंगे EP जो होगा दैट विल बी इक्वल टू KQ1 Q2 बाई डी, KQ1 Q2 बाई डी। और खास बात क्या है यार कि यहाँ अगर आप बात करें ना कुछ छोटी छोटी तो आप ये कह सकते हो ये अपने आप में कैसी क्वांटिटी है यार, ये अपने आप में स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी है तो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगी। दूसरा एसआई यूनिट क्या होती है यार इसकी, एसआई यूनिट हम जानते हैं जूल होती है, जूल। सीजीएस यूनिट हम जानते हैं यार इसकी क्या होती है, अर्ग होती है, सीजीएस यूनिट अर्ग, ठीक है। और क्या जानते हो आप इसके बारे में, आप जानते हो कि यार 1 जूल जो होता है वो 10⁻7 अर्ग्स होते हैं, या 1 अर्ग जो होगा वो 10⁻⁻7 जूल के बराबर होगा, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात तो ये है ही, डायमेंशनल एक्सप्रेशन क्या होगा यार इसका, डायमेंशनल एक्सप्रेशन हो जाएगा ml2t-2, ये बात भी हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस बारे में, यदि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा तो क्या कहेंगे, नेगेटिव होगा तो क्या कहेंगे, जीरो होगा तो क्या कहेंगे। यदि u इज पॉजिटिव, अगर सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो आप क्या बोल पाओगे, या सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी कब, जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे तो ऑब्वियस सी बात है रिपेल करेंगे। तो आप बोलेंगे अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है इसका मतलब सिस्टम में रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेटिंग है, रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो डोमिनेटिंग है, ठीक है। यदि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो कब होगी यार, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तब जीरो होगी जब दोनों में से कोई एक या तो चार्ज ही ना हो, दोनों में से या तो कोई एक चार्ज ही ना हो, या दोनों चार्जेस हों और इनके बीच की सेपरेशन यानी कि डी कितनी हो, इनफाइनाइट हो। डी कितनी हो जाए यार, इनफाइनाइट हो जाए तो आप बोलेंगे नो इंटरैक्शन,
क्या बोलेंगे आप? किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं है यार, ठीक है। और यदि आपकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी देन आप बोलोगे अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग। क्या बोलेंगे आप? अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, ठीक है ना। रिपल्सिव की जगह आपकी बार नेगेटिव कब आएगी? नेगेटिव कब आएगी? जब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो ऑब्वियस सी बात है यार, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो आप बोलोगे अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, ठीक है। क्लियर है मामला? और इसके बाद तीन छोटी छोटी बातें। नोट पॉइंट 1, आप कहेंगे कि वर्क डन बाय वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा ना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, that will be equal to minus of change in potential energy, that can also be written as u initial minus u final, u initial minus u final। एक बात तो अपने को ये याद रखनी है, दूसरी बार अपने को ये याद रखनी है कि यार फोर्स अगर आप बात करो so that will be equal to minus of du by dr, minus of du by dr, ये बात भी वैलिड है। तीसरी बात भाई पता है ना अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स है, उससे आप पहली वाली बात भी बोल पा रहे हो, दूसरी वाली भी। दूसरा क्या है? एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन होगा that will be equal to change in potential energy and that will be equal to uf minus ui। पर ये बात हमेशा वैलिड नहीं है, ये बात तभी वैलिड है जब चार्जेस को फोर्स का प्रयोग करके, फोर्सेस का प्रयोग करके जब आप चार्जेस को ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे मूव कर रहे हो। सो ओनली फॉर ग्रेजुअल मूवमेंट, ओनली फॉर ग्रेजुअल मूवमेंट, ये बात वैलिड है। जितनी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं वो सारी बातें तुमको टिप्स पे होनी चाहिए, बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में देखेंगे कि कैसे यूटिलाइज होती है, ठीक है ना। कहानी क्लियर है पोटेंशियल एनर्जी की? दिस इज द थर्ड फिजिकल क्वांटिटी विच यू जनरली स्टडी इन द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए बात करते हैं आगे। या राइट, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से डिनोट होता है यार। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी ना एक खास बात है, वो खास बात क्या है पहले मैं आपको वो बताता हूं। देखिए आप बोलेंगे एक जनरल रिलेशन ये कहता है, कि जब आपने ये बोला वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ये भी कह सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज dw, दैट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ du, ऑलराइट। dw कैन बी रिटन एज f डॉट dr, दैट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ q dv, और सिंपली माइनस ऑफ du। देन यू कैन राइट दिस f एज q इंटू e, दैट डॉट dr, दैट इज इक्वल टू, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है तो फोर्स को क्या लिखते हैं? q इंटू e। आप इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ q इंटू डी, माइनस ऑफ q इंटू डी। आप देख सकते हैं कि यार q से q कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब है यहाँ से दो फॉर्मूले निकल कर आ जाते हैं। पहला फॉर्मूला निकल कर आता है dv विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ dv विल बी इक्वल टू e डॉट डी आर, और इंटीग्रेशन का आप इस्तेमाल करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। ये एक मॉडल हो जाता है, ये एक मॉडल होता है। और दूसरा मॉडल होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो माइनस ऑफ dv बाई डी आर होगी, माइनस ऑफ dv बाई डी आर, और ये दूसरा मॉडल हो जाता है यार, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बस मैं इतना बताना चाहूँगा कि इस मॉडल में और इस मॉडल में ना आप पार्शियल डिफरेंशिएशन और पार्शियल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हो। बाकी एग्जैक्टली वो कैसे करते हैं वो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में पता चलेगा। तो यहाँ आप कह सकते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन इज यूज्ड, पार्शियल इंटीग्रेशन इज यूज्ड, ठीक है ना। हर प्रॉब्लम मॉडल देखने वाले हैं, आराम आराम से सीखेंगे। पार्शियल इंटीग्रेशन इज यूज्ड, और इसके लिए आप बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन इज यूज्ड, पार्शियल डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन इज यूज्ड। आई थिंक दैट्स क्लियर टू यू, समझ में आ गई होगी आपको कहानी क्या, ठीक है ना। सो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात। बट निकालते कैसे हैं? आप बोलोगे फिर से यार ये क्यू नॉट सोर्स चार्ज है, क्या है? सोर्स चार्ज है, और इस सोर्स चार्ज से d दूरी पे जैसे फोर्स निकालने के लिए दो चार्जेस की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए दो चार्जेस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सोर्स चार्ज की वजह से किसी पॉइंट P पे निकाला जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी किसी सोर्स चार्ज की वजह से किसी
P पॉइंट पर निकाला जाता है। तो D दूरी पे देयर इज अ पॉइंट P, जहां पे आप क्या बताना चाहते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना चाहते हो। तो आप बोलोगे शेयर दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V कैन बी रिटन एज K Q नॉट बाई R। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते टाइम यहाँ R स्क्वायर होता था और मैग्नीट्यूड होता था, यहाँ पर एक तो R स्क्वायर नहीं है डिनोमिनेटर में और दूसरा मैग्नीट्यूड नहीं है, यानी प्लस माइनस साइन आएगा। सो पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यार पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। नेगेटिव पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव पोटेंशियल होगा। एंड पोटेंशियल विल बी जीरो, कहां पे, या तो चार्ज ही ना हो। तो सर अगर चार्ज ही नहीं होगा तो किसकी वजह से बयां कर रहे होंगे, तो इसीलिए चार्ज तो है लेकिन उसकी वजह से पोटेंशियल कहां जीरो होगा, जब आप बहुत दूरी पे खड़े हो, आर दूरी पे या डी दूरी पे आप यहां खड़े हैं, मैं इसको आर कर देता हूं, ठीक है ना, बहुत दूरी पे खड़े हैं तो इन्फिनिटी पे खड़े हैं, तो आप बोलोगे जीरो होगा एट इन्फिनिटी, जीरो हो जाएगा कहां पर, इन्फिनिटी पे हो जाएगा। ऑलराइट, इसके बारे में कुछ खास बातें अगर और देखी जाए तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, इसके बारे में कुछ खास बातें अगर और देखी जाए तो हम बोल सकते हैं, पहली बात इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है ना। दूसरी बात आप क्या बोल सकते हो, दूसरी बात आप ये बोल सकते हैं कि एसआई यूनिट अगर आप इसकी देखें तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब, और इसी को बोला जाता है वोल्ट, इसी को बोला जाता है वोल्ट। और अपने आप में सी हमें ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा ही हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमेशा हायर से लोअर की तरफ होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल में हमेशा गिरावट आती होगी, है ना। सो हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, VH टू VL, हायर पोटेंशियल VH से, लोअर पोटेंशियल VL से, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा ही गिरावट आती होगी, डिक्रीमेंट आता होगा। बात समझ में आ गई होगी यार, है ना। चलिए, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा। मैंने आपको बताया कि फेज 1 में टारगेट क्या क्या कर रहे हैं। फेज 1 में टारगेट कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम्स लॉ, उसकी मॉडिफिकेशन हमने देखी, शॉर्टकट हमने सीखा, कंडक्टर डालेंगे तो क्या होगा ये देखा, मीडियम डालेंगे तो क्या होगा ये भी देखा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी सीखी, फिर हमने कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है, देन डाइपोल और गॉस थ्योरम के बारे में चर्चा होगी। मगर उससे पहले दो छोटे छोटे मगर मोटे मोटे नोट पॉइंट्स। नोट पॉइंट 1, आप बोलेंगे कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है ना, बाय डेफिनेशन वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, ठीक है। इसका मतलब यहां से जो फोर्स निकल कर आएगा वो Q इंटू ई वेक्टर निकल कर आएगा। Q इंटू ई वेक्टर का क्या मतलब है, इसका मतलब है दो बातें। यदि तो आपका चार्ज पॉजिटिव है, इफ Q इज पॉजिटिव, यदि आपका चार्ज पॉजिटिव है, देन जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही डायरेक्शन फोर्स की होगी, यानी फोर्स की डायरेक्शन कैप विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैप। और यदि आपका चार्ज नेगेटिव होगा, अगर आपका चार्ज नेगेटिव होगा तो आप बोलेंगे कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो फील्ड की डायरेक्शन से उल्टी होगी, फील्ड की डायरेक्शन से उल्टी होगी। इस बात को समझने के लिए आप एक छोटी सी इलस्ट्रेशन को देखिए। आप ये कहेंगे कि यार यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बेटा ई नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई नॉट है। यदि यहाँ पर बीच में एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो उस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और कितना लगेगा, क्यू ई नॉट। और यदि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड से उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, और कितना लगेगा बेटा, ये भी क्यू ई नॉट, ठीक है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यदि चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड से उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड से उल्टी डायरेक्शन में। अच्छा, नेक्स्ट बात आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है बेटा U, दैट इज इक्वल टू Q इंटू V एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट P, एनी पर्टिकुलर पॉइंट P। यानी आपने कहा कि ये Q नॉट है, ये पॉइंट P है, आपने कहा ये दूरी R है,
ये सोर्स चार्ज है। क्या है ये? सोर्स चार्ज। तो ये जो आपका Q है ना यार, इस Q को आप उठा के रखोगे यहाँ P पॉइंट पे और देखोगे कि इसके साथ क्या इंटरैक्शन है। तो अगर एक सोर्स चार्ज की वजह से किसी P पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकाल पा रहे हैं, तो वहां कोई भी चार्ज लाके रखोगे तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले यानी KQ1Q2/R से मिलेगी, जहां पे डिनोमिनेटर में R की सिंगल पावर है और Q1 और Q2 में मॉड्यूलस नहीं लगा है। इस बात को ध्यान में रखना। क्लियर होगा यार मामला? ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं अब अगले फेज की, और अगले फेज में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल की, ठीक है। तो क्या होता है यार हमारा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल? क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल? हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है दैट इज अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। सिस्टम ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस यानी कि ये प्लस Q है, ये माइनस Q है। दोनों के बीच की दूरी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप 2a ले लेते हैं ताकि चीज़ें सिंपल हो जाए। एक ऐसी लाइन इमेजिन अगर आप करें, एक ऐसी लाइन इमेजिन करें जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। सो दिस विल बी नोन एज योर एक्सियल लाइन। ये कौन सी लाइन कहलाने वाली है यार? एक्सियल लाइन कहलाने वाली है। एक्सियल लाइन कहलाने वाली है, ठीक है। एंड देयर इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। ये सेंटर ऑफ डाइपोल है जो किसी एक से a दूरी पे है ऑब्वियसली, और एक लाइन ऐसी जो सेंटर ऑफ डाइपोल से पास हो रही हो और एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो। सेंटर ऑफ डाइपोल से पास हो रही हो और एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो, एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो, लाइक दिस लाइन विल बी नोन एज इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, ये लाइन क्या कहलाएगी यार? इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगी, ठीक है ना, इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी आप डिफाइन करते हो जो नेगेटिव से पॉजिटिव तक डायरेक्टेड होती है। ये कौन सी क्वांटिटी है यार? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आप कहते हो हियर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, मैं सीधा फिजिकल क्वांटिटीज को मेंशन करना शुरू करता हूं। देखिए, पहली फिजिकल क्वांटिटी जो आप लिखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका बोलेंगे Q इंटू 2a, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। और डायरेक्शन जो होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। सो -Q2 प्लस Q, -Q2 प्लस Q। ये डायरेक्शन हो गई किसकी? ये डायरेक्शन होगी यार इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ गया। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई एक्सियल पॉइंट पर पूछे, कोई आपसे एक्सियल पॉइंट पर पूछे यार कि आपको ना क्या बताना है, एक्सियल पॉइंट पे सेंटर ऑफ डाइपोल से r दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी p पॉइंट पर होती है दैट इज गिवन बाय वेक्टर क्वांटिटी है ना 2kp/r³, 2kp/r³ एंड पोटेंशियल जो p पॉइंट पर होता है वो प्लस माइनस kp/r² होता है। अगर नियर टू द पॉजिटिव चार्ज खड़े हो तो पॉजिटिव पोटेंशियल, नियर टू द नेगेटिव चार्ज खड़े हो तो नेगेटिव पोटेंशियल। और यही बात अगर आप एक्सियल पॉइंट की बजाय इक्वेटोरियल पॉइंट पे कहेंगे, यही बात अगर आप इक्वेटोरियल पॉइंट पर पूछें, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तो आप बोलेंगे कि यार देखो भाई यहाँ पे डेरिवेशन मैं नहीं करवा रहा हूँ, डेरिवेशन मैंने आपको डेरिवेशन डिवाइसेस की वन शॉट में अलग से दी है, चैप्टर वाइज वन शॉट जो है वो अलग से मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अगर क्रैश में कहीं भी किसी को कोई दिक्कत हो तो आप वो चैप्टर वाइज वन शॉट देखें, डेरिवेशन डिवाइसेस वाला वन शॉट देखें और ऐप पर आकर हमारे साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, बात बहुत अच्छे से बन जाएगी, ठीक है ना। सो इक्वेटोरियल पॉइंट है, आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेटोरियल पॉइंट पर है किसी भी पी पॉइंट पर, दैट विल बी गिवन बाय वेक्टर फॉर्म में -kp/r³, -kp/r³, और Vp जो होगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे वो 0 होगा। मतलब आप ये बोलेंगे कि किसी भी P पॉइंट जो इक्वेटोरियल लाइन पर है वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है यार? 0 हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाता है, ठीक है। इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी जनरल पॉइंट पे भी बात कर ले, एट एनी जनरल पॉइंट आप बोलते हो कि यार Vp जो होता है वो प्लस माइनस, या सीधा आप बोल सकते हैं kp cos θ/r², kp cos θ/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जनरल फॉर्मूला होता है लेकिन उसकी अपने को ज़रूरत अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड,
इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाइपोल को रखोगे तो आप बोलोगे कि नेट फोर्स तो उसके ऊपर जीरो होगा यार, एंड नेट टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, नेट टॉर्क का फॉर्मूला वो होता है यार पी क्रॉस सी। फॉर्मूला क्या हो जाता है? पी क्रॉस सी। फॉर इक्विलिब्रियम, इसी में आप बात करते हैं फॉर इक्विलिब्रियम, तो क्या बोलोगे? फॉर इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, और नेट टॉर्क जीरो करने पे आपके पास साइन थीटा जीरो आता है, यानी थीटा जो एंगल है किस किस के बीच का एंगल है यार? किस किस के बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन, दिस इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर के बीच का यार ये एंगल है। इस एंगल के बारे में आप कमेंट करना चाहते हो तो आप ये बोलोगे कि इक्विलिब्रियम के लिए ना थीटा जीरो होना चाहिए, और थीटा जीरो या 180 होना चाहिए। थीटा जीरो होने पे यार स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और 180 डिग्री होने पे ना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। कहानी क्लियर है? बात समझ में आ गई क्या बोला मैंने? ठीक है, सो इस हिसाब से आप चीज़ों को आगे लेकर चल सकते हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी बोल सकते हो, देखो कुछ छोटी छोटी और बातें हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल जो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस ऑफ पी डॉट ई एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्रीज, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम आप क्या कह पाएंगे? एंड एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आप क्या कह पाएंगे? तो यार जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ना, तो एनर्जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी मिनिमम है। तो आप बोलोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी थीटा को जीरो रखने पर, आप इसको ये भी बोल सकते हो इट इज माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा यार, ठीक है ना। थीटा को जीरो रखने पर क्या बोलेंगे? थीटा को जीरो रखने पे cos 0 1 हो जाएगा, u विल बी हैविंग इट्स मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम में भी कितना यार? माइनस ऑफ पी, ठीक है। और यहाँ पे u विल बी हैविंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड इट विल बी हैविंग प्लस पी, वहाँ माइनस पी हो जाएगा और यहाँ पे प्लस पी हो जाएगा। इतना ही नहीं, वाइब्रेशन, अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें स्टेबल इक्विलिब्रियम में, और थोड़ा सा टिल्ट करके छोड़ें, तो इट कीप्स ऑन वाइब्रेटिंग, वो वाइब्रेट करने लगता है यार, ठीक है। वाइब्रेट करने लगता है तो अपने को वाइब्रेशन का टाइम पीरियड भी देखना है, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशन क्या निकल कर आता है यार? याद रखिएगा, डेराइव नहीं कर रहे हैं अभी, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। ये निकल कर आता है 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड में पीई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड में पीई। इस बात को ध्यान में रखिएगा, दैट इज द टाइम पीरियड एंड दिस इज ओनली फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस। ये किसके लिए वैलिड है? दिस इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, छोटे से ऑसिलेशन के लिए वैलिड है, ठीक है। बात समझ में आ गई? सो इतनी बातें यार, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए फटाफट से वीडियो को पॉज करो, एब्जॉर्ब कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, इसको भी रिवाइज कीजिए यार। तो इतनी बातें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन रिलेशंस को कैसे कैसे यूज़ करना है ये तो हमेशा की तरह मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में सिखाऊंगा ही, ठीक है ना। ये क्विक रीकैप है बस, ठीक। बात क्लियर हो गई होगी यार। सीधा सीधा रिलेशन भी ध्यान रखोगे ना तो भी जेई क्रैक हो जाएगा। कितने इजी सवाल आ रहे हैं, है ना। बस भूलना नहीं है इन चीज़ों को, और जो पहले नहीं जानते थे उसको अभी ध्यान रख लो, सवालों को कैसे करना है वो तो मैं सिखाऊंगा ही, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आखिरी पार्ट की, गॉस थ्योरम। भाई गॉस थ्योरम अपने आप में बहुत डिटेल में पढ़ने वाली चीज़ है, जो यकीनन आपने डेरिवेशंस वाले में देखी होगी, वन शॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखी होगी। क्या सिखाया है यार मैंने ये सिखाया है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्लोज्ड सरफेस के थ्रू होगा, दैट विल बी इक्वल टू, परिभाषा के मुताबिक क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, दैट विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। हमेशा जैसे ही पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ से आएगा मॉडल वन, जिसमें क्या ढूंढेंगे यार? फ्लक्स। मॉडल 1 फाइंडिंग फ्लक्स,
मॉडल 1 फाइंडिंग फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स ढूंढेंगे, फ्लक्स ढूंढेंगे, ठीक। मॉडल 2 फील्ड ढूंढेंगे, दिस इज मॉडल 2 एंड दिस इज फाइंडिंग फील्ड। क्या निकालते हैं इससे? फील्ड निकालते हैं, फाइंडिंग फील्ड, ठीक है ना। एंड दिस इज मॉडल 3, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, इसमें क्या आ जाता है? एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स आ जाता है, ठीक है। बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत फुर्सत से करवाई हुई है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लेक्चर्स को रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर्स, रिव्यू फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर्स उसमें दिया हुआ है यार, ठीक है ना। जेई प्लैनेट पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पूरे लेक्चर अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। 2 सेशंस में शायद मैंने, मुझे लगता है, गॉस थ्योरम को कंप्लीट किया है, उसको देखना यार, बहुत अच्छे से रिव्यू करना, बहुत अच्छे से रिव्यू करना है, ठीक है। और एक छोटा सा होमवर्क भी मैं आपको दूंगा, छोटा सा होमवर्क क्या है, और ये बहुत ही छोटी सी बात है, इसीलिए आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। और इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में मिलने वाले हैं यार 6:30, ठीक है, आज ही 6:30 बजे से लेकर। सो होमवर्क है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, प्लस उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्लस उनके पैटर्न क्या है, पैटर्न वाले प्रॉब्लम। अगर रिव्यू पढ़ाई की हो पहले ही अच्छे से तो रिवाइज कर लेना, वरना आप में से जो बच्चे नए जुड़े हैं, फ्रेशली जुड़े हैं, उनको भी निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ऑल्सो अवेलेबल, या तो आप ये एनसीईआरटी से कर लेना, एनसीईआरटी, या कहां से करोगे यार? जेई प्लैनेट पे है तो सही अवेलेबल, जेई प्लैनेट पे ऑल लेक्चर्स फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट यूनिट अवेलेबल है, ठीक है ना। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, उस एक लेक्चर को भी आप देख सकते हो, फिर से आपका काम हो जाएगा। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। और कंक्लूड करते हैं यार, पिक्चर अभी बाकी है, कंक्लूड करते हैं बीच में थोड़े से रिलेशंस को, जो हम डिराइव किससे करते हैं, जो हम डिराइव करते हैं गॉस थ्योरम से। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आप कैसे निकालते हो यार? फॉर्मूला होता है सर E=K mod Q0 बाय R², ठीक है। और अगर आप ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R के साथ, तो आप बोलेंगे कि यार ग्राफ ऐसा निकल कर आएगा, बट ये क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है, सो यू विल से नॉट अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तब होता है जब वो बाकायदा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा हो, ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा हो, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। तो देखते हैं यार फॉर्मूला क्या होगा, फिर से देखिए, काम की बात। डेरिवेशन में अभी हमारा इंटरेस्ट नहीं है, डेरिवेशन आप में से जो देखना चाहता हो, डेरिवेशन डिवाइसेस का वन शॉट बना के पढ़ा है, बहुत अच्छे से बनाया है मैंने, उसको आप देखिएगा, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। या जेई प्लैनेट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो अवेलेबल है उसमें भी आपको मिल जाएगा। अगर बेसिक मैथ्स में किसी को समस्या हो तो मैंने आपके लिए 2 पार्ट में बेसिक मैथ्स पूरी फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाली जो होती है उसके लिए भी वन शॉट बना रखा है, वन शॉट फेज 1 एंड वन शॉट एंड गेम बेसिक मैथ्स के लिए, ठीक है। सारा सामान अवेलेबल है यार, बस मेहनत आपको करनी है और रुकना नहीं है, बिल्कुल भी मेहनत करते जानी है। सो देखो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाई डी, 2k लैम्डा बाई डी। और यहाँ अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट करना चाहो डी के साथ, तो आप बोलोगे कि ये यार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, ऊपर तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर आ रहा था, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, तो ये पक्का क्या बनेगा यार अपना? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या बन जाएगा यार यहाँ पे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। क्लियर है मामला? क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है ना। इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे
यार इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दूरी से इंडिपेंडेंट आता है, दूरी से इंडिपेंडेंट आता है, यानी ई वर्सेस डी अगर प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो ये ई वर्सेस डी जो है वो बिल्कुल ऐसा कांस्टेंट निकल कर आ जाएगा, दूरी से इंडिपेंडेंट निकल कर आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, दूरी से इंडिपेंडेंट आएगा। ठीक है, केवल 5 मिनट और, केवल 5 मिनट और में लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट, है ना। ध्यान से देखते हैं। अब आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, ड्यू टू अ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग शेल बोलिए या स्फीयर बोलिए, अगर कंडक्टर ही है सर तो सारा का सारा चार्ज आउटर मोस्ट सरफेस पे चला जाएगा, सारा का सारा चार्ज आउटर मोस्ट सरफेस पे चला जाएगा, तो ये सॉलिड हो या खोखला बिहेव किसकी तरह करेगा, शेल की तरह, हॉलो की तरह। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड होती है, आपको याद होगा जीरो होती है, एंड आउटसाइड के लिए तो वही कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होता है यार, के क्यू बाय आर स्क्वायर, कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करने की कोशिश करोगे आर के साथ तो आप बोलोगे आर इक्वल टू कैपिटल आर तक, आर इक्वल टू कैपिटल आर से पहले ये जीरो होगा, ये जीरो होगा और उसके बाद ये ऐसे जाएगा, ये जीरो होगा और उसके बाद ये ऐसे जाएगा। और यही बात आखिरी पार्ट, यदि आपने कहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, एक नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर की वजह से निकाल रहे हैं। ठीक है, अब की बार सॉलिड स्फीयर है, वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वॉल्यूम पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड पॉइंट पे होती है वो होती है के क्यू आर बाय आर क्यूब, के क्यू आर बाय आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और ई आउट जो होगा वो होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, एंड आर के साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करना चाहें तो ये बोलेंगे कि आर इक्वल टू कैपिटल आर से पहले ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और उसके बाद ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर हो गया है। तो ये रहे सारे के सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जिन्हें आप गॉस थ्योरम से डिराइव करते हैं और साथ में उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या वेरिएशन। इसके अलावा कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस हम कंप्लीट करेंगे अगली मुलाकात में, और आज 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक अनअकैडमी स्पेशल पे, जैसा मैं आपको बता चुका हूं और पूरे महीने का शेड्यूल दे चुका हूं। प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, भूलिएगा मत, मुलाकात होगी और मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा कुछ 10 मिनट का पढ़ाई करने के लिए मैंने आपको एनसीईआरटी से दिया है, इसको कंप्लीट करके आइएगा, लेक्चर को रिव्यू करके आइएगा, नोट्स जेई प्लैनेट पे मिल जाएंगे। ठीक है जी, उसी में स्पेशल क्लासेस का प्लानर भी है, फ्री आपकी प्रैक्टिस क्लासेस जो है उनका। टेलीग्राम चैनल का लिंक यार जेई प्लैनेट ये रहा, इसका यूज़ करके आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप लोगों की गुजारिश पे जब हम प्लस पे आ ही रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि हमारा 2022 यानी जो भी बच्चे 11th गोइंग टू 12th में हैं वो इस महीने के एंड तक अपने सभी स्कूल के एग्ज़ाम से फ्री हो जाएंगे, तो वो अपनी 12th की प्रिपरेशन को बिल्कुल ही मजबूती के साथ एक फ्रेश स्टार्ट ले सकते हैं 14 अप्रैल को, जिस बैच में हम 2022 के लिए मेंस और एडवांस के लिए बच्चों को प्रिपेयर करवाएंगे। मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ाएंगे हमारे अमित कुमार सर और मैथ्स पढ़ाएंगे अमन मलिक सर। ठीक है, और फिजिक्स तो मैं लीड कर ही रहा हूँ। सो इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा, सभी बच्चों को बताइएगा, और प्लस पे जो भी बच्चे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं, डिटेल में कर सकते हैं, डिटेल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ उसकी, है ना। 12th का कोर्स कंप्लीट कराने के बाद यार इसमें ना 11th के लिए भी हम आपको प्रॉपरली चीज़ें रिवाइज कराएंगे और 2022 के लिए फोड़ेंगे यार, और क्या। उसके अलावा आइकॉनिक और प्लस के अगर बारे में हम बात करें तो आप जानते हैं प्लस प्लेटफॉर्म पे क्या बेनिफिट्स हैं आपको यार। लाइव क्लासेस मिलती है, वीकली टेस्ट होते हैं आपके, रेगुलर असेसमेंट होता है, स्टडी मटेरियल भी मिलता है ना, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। लाइक आप हमारे बैच में आ रहे हैं लेकिन हमारे अलावा भी आप बहुत सारे टीचर्स से, बहुत सारे एडुकेटर्स से पढ़ सकते हैं। आइकॉनिक पे वहीं आपको स्टडी प्लानर और पर्सनल गाइडेंस जैसी कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं। आस्क अ डाउट फीचर मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि घर बैठे पढ़ाई करते टाइम अगर डाउट उठे तो क्या प्रोसेस होना चाहिए और क्या उसके डूज एंड डोंट्स हैं, किस प्रकार से आप अपने डाउट्स का समाधान ले सकते हैं, सोल्यूशन ले सकते हैं, क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, ये सारी डिटेल आपके सामने है। ठीक है, देयर इज अ बम्पर ऑफर फॉर IIT JEE कैंडिडेट्स एंड द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर IIT JEE। अभी क्या चल रहा है, अगर आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो ना तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है। 3 महीने का लेते ही खटाक से 1 महीने का और मिल जाता है आपको। सो ये एक एडिशनल बेनिफिट है यार, ठीक है ना।
एंड मेगा यूसैट होने वाला है एंड दिस इज ऑन 28 मार्च, ठीक है। फ्री इनरोलमेंट है और यूसैट में अपीयर करने के बाद उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं आपके प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शंस में भी, और उसके अलावा भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, ठीक है ना। ये जो अपकमिंग बैचेस हैं मार्च में, दीज आर टारगेटिंग फॉर जेई 2021। जेई 2021 के लिए जो बैचेस हैं ये आपके सामने हैं, ठीक है। और 2022 के लिए जो है वो हमारा बैच, वो उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जब आप फिजिक्स माया कोड का इस्तेमाल करके आते हैं, एनरोल करते हैं, तो उसके बाद आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री आप सभी टेस्ट भी अपीयर कर सकते हैं यार। प्लेटफॉर्म के सभी टेस्ट जो हैं वो बिल्कुल फ्री हैं। आपको बस मेहनत करनी है, टेस्ट देना है, असेसमेंट लेना है और अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। ऑलराइट, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की मेरा लिंक, अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक अवेलेबल होगा। फ्रॉम देयर यू कैन फॉलो मी ऑन दी अनअकैडमी ऐप। एंड एट लास्ट, चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पढ़ सके और इंजीनियरिंग हो या मेडिकल या बोर्ड एग्जामिनेशन, आप हर जगह अच्छा परफॉर्म कर सकें। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट। मिलते हैं 6:30 बजे अनअकैडमी स्पेशल पर अच्छी सी प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। कल करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फेज 2 और उसकी भी करेंगे एक बढ़िया सी प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑलराइट, सो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ाई करते रहो। चलो, ऑल द बेस्ट।